इस भयानक युद्ध को दोबारा भड़कते हुए देखकर दुनिया यह सोच रही है कि जब दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा था तो फिर हालात यहां तक कैसे पहुंच गए। तो इस सवाल का जवाब 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए एग्रीमेंट में लिखी गई शर्तों में है। उन्हीं शर्तों की कुछ लाइनों से ऐसी गलतफहमी पैदा हुई कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी बपौती समझने लगा और अमेरिका को यह समझ नहीं आया कि आखिर एग्रीमेंट की इस बात पर उनका ध्यान कैसे नहीं गया। अब अमेरिका फंस गया है। ट्रंप एंड टीम की इस क्लेरिकल मिस्टेक और भाषाई समझ ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया है। एग्रीमेंट की इस कमी का पता अमेरिका को तब चला जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अनुमति लेने के लिए कहा। ईरान ने सभी जहाजों को अपने बताए समुद्री क्षेत्र से गुजरने का दबाव डाला और माना जा रहा है कि ऐसा करने वाले जहाजों से टोल वसूली होती। 6 जुलाई को 3 जहाजों ने ईरान से बात किए बगैर दक्षिणी हिस्से से गुजरने की कोशिश की थी, जिस पर ईरान ने हमला कर दिया था। इसी के जवाब में 7 और 8 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए और सीज फायर को रद्द कर दिया था। अब सवाल यह है कि ईरान सीज फायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले क्यों कर रहा है। एमओयू के हिसाब से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी जहाजों की आवाजाही फ्री होनी थी। दरअसल 17 जून को जो एमओयू साइन किया गया था उसमें एक पेच था। वो पेच ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा गया था। उसमें जो बातें कही गई थी उसे समझने में अमेरिका ने गलती कर दी और हस्ताक्षर कर दिए। इस चूक के बारे में कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एमओयू का 5वां पॉइंट, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियंत्रण को लेकर शर्तें लिखी गई हैं, उसकी भाषा युद्ध जैसी खतरनाक स्थिति तक ले जा सकती है। इसमें लिखा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जहाजों के लिए अपनी पूरी क्षमता से फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक और वहां से वापस आने जाने का सुरक्षित रास्ता बनाने का इंतजाम करेगा। पैराग्राफ की इस लाइन से यह संदेश जा रहा था कि ईरान ही इस पूरे क्षेत्र की आवाजाही को अपने नियंत्रण में रखेगा। ईरान ने भी एमओयू के इस पॉइंट को इसी तरह से समझा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा नियंत्रण एक तरह से उसे मिल गया है। अमेरिका को यह तब समझ में आया जब ईरान ने जहाजों पर हमले करने शुरू कर दिए। ईरान ने अमेरिकी दखल को एमओयू का उल्लंघन माना। उनके मुताबिक हॉर्मुज की सारी आवाजाही ईरान से नियंत्रित होनी थी। ईरान को भी युद्ध के बाद एक बात समझ में आ गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण उसके लिए बहुत जरूरी है। अब स्थिति यह हो गई है कि दुनिया को पता ही नहीं है कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है या नहीं गुजरना है। अमेरिका के भरोसा दिए जाने के बावजूद हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के हमलों का खतरा भी बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर हाल ही में आईआरजीसी के एक कमांडर ने ईरानी मीडिया में दावा किया कि कोई भी विदेशी जहाज उनकी नजर में आए बिना हॉर्मुज से नहीं गुजर सकता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फैक्ट चेक टाइप जवाब देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है जो सबके लिए खुला है। अब समस्या यह है कि कंटेनर जहाज जो कच्चा तेल, एलपीजी या एलएनजी लेने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने के लिए खड़े हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि परमिशन लेनी है या नहीं लेनी है। अगर लेनी है तो किससे लेनी है, अमेरिकी सेना से या ईरान से। कुल मिलाकर दुनिया इन दोनों देशों की लड़ाई में पिस रही है। पिछले करीब 60 वर्षों से दुनिया भर के जहाज इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल फ्री में कर रहे हैं। साल 1968 में ईरान ने समुद्री मार्ग को बनाने में यूएन की मदद की थी और किसी तरह का नियंत्रण करने की कोशिश या बातें नहीं की थी, जबकि यह रूट ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। 28 फरवरी को शुरू हुई अमेरिका ईरान युद्ध के पहले दुनिया को करीब 20% कच्चे तेल का व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता रहा और तब सालाना 50,000 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही यहां से होती थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उत्तरी किनारा ईरान से लगता है और दक्षिणी किनारा ओमान से लगता है। 1960 से पहले दोनों देशों का समुद्री क्षेत्र केवल 3 नॉटिकल माइल यानी करीब 5.5 किलोमीटर तक ही माना जाता था। बाकी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा था। समुद्री कानूनों में बदलाव के बाद 1959 में ईरान ने और फिर 1972 में ओमान ने अपनी अपनी समुद्री सीमा को करीब 22 किलोमीटर तक कर लिया। इस फैसले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सबसे संकरा हिस्सा, जहां दोनों देशों के बीच की दूरी सबसे कम थी, वो क्षेत्र उनके हिस्से में आ गया।
समुद्री आवाजाही के लिए बीच में एक ट्रांजिट लेन बनाया गया जो करीब 3.5 किलोमीटर का था। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसके और ओमान के समुद्री क्षेत्र में आता है, इसीलिए यहां से होने वाली आवाजाही का फैसला वही लेंगे। अमेरिका इस पर तैयार नहीं है, वो इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के तौर पर देखता है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं चाहता। अब दरअसल स्थिति यह बन गई है कि ईरान ने जहाजों को हॉर्मूज से गुजारने के लिए एक नया रूट बना दिया है जो उसके समुद्री क्षेत्र से केशम आइलैंड के पास से होकर जाता है। इसे आप उत्तरी मार्ग कह सकते हैं। ईरान चाहता है कि सभी जहाज उसकी अनुमति और उसकी निगरानी में इसी रूट का इस्तेमाल करें। ऐसा हुआ तो कल को ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली कर सकता है। पारंपरिक रूट ईरान के बताए रूट से हटकर था। यह ओमान और ईरान दोनों के समुद्री मार्ग में पड़ता था। युद्ध में ईरान ने इस रूट पर नाकेबंदी कर दी थी और हमले करता था, लेकिन सीज फायर के बाद अमेरिकी सेना ने एक नया दक्षिणी रूट बनाया जो ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता था। अमेरिकी सेना यहां से जाने वाले जहाजों को सुरक्षा देती थी, लेकिन ईरान ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर भी हमले शुरू कर दिए। 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच ईरान ने 6 जहाजों पर हमले किए, जिसमें 5 जहाजों पर जो हमले हुए वो ओमान की सीमा से लगते हुए इसी इलाके में किए गए। यानी एक तरह से देखा जाए तो ईरान हॉर्मूज क्षेत्र में अपनी सीमा से लेकर ओमान की सीमा तक हर जहाज पर हमले कर रहा है। ईरान के साथ युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होने की एक वजह डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश भी है। इजरायल ने हाल ही में अमेरिका को बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह बात स्वीकार की थी कि वो ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोसाद से मिली इस जानकारी को चेतावनी की तरह लिया और खबर आ रही है कि उन्होंने अमेरिकी सेना को पहले से ही निर्देश दिए हुए हैं कि अगर उनकी हत्या होती है तो ऐसी स्थिति में दुश्मन पर ऐसा हमला किया जाए जो उसने पहले कभी नहीं देखा। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि ईरान ने उन्हें मारने या उनकी हत्या की कोशिश की, धमकी दी है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 1000 मिसाइलें पहले से तैयार की हुई हैं और सबके निशाने पर ईरान है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करवाता है तो उसके बाद हजारों और मिसाइलें तुरंत उन पर दागी जाएंगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हत्या की स्थिति में ईरान की बर्बादी का आदेश पहले से ही दे दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिकी सरकार के पास ऐसा कोई डेड मैन स्विच जैसी व्यवस्था नहीं है जिसमें राष्ट्रपति की मौत के बाद तुरंत जवाबी हमला हो जाता हो। नियमों के हिसाब से देखें तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के संविधान के 25वें संशोधन की धारा 1 और 1947 के प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट के तहत सत्ता तुरंत उपराष्ट्रपति को मिल जाती है। यानी ट्रंप के न रहने पर उपराष्ट्रपति जेडी वांस तुरंत राष्ट्रपति बन जाएंगे और अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ बन जाएंगे और इसके बाद वो ईरान के खिलाफ किसी भी जवाबी कार्रवाई का फैसला कर सकेंगे। अमेरिका में परमाणु हमला या किसी बड़ी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में सरकार चलाए रखने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन राष्ट्रपति की मौत के बाद अपने आप जवाबी हमला शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसके लिए राष्ट्रपति पहले से आदेश भी पारित नहीं कर सकता। अमेरिकी खुफिया अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का खतरा है। मोसाद की खुफिया जानकारी और ईरान में किल ट्रंप जैसे पोस्टर्स ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2024 में चुनाव अभियान के दौरान 2 बार हत्या की कोशिश हो चुकी है। इसके बाद इसी साल 25 अप्रैल में व्हाइट हाउस में डिनर प्रोग्राम में एक हथियारबंद आदमी ने फायरिंग कर दी थी। उस वक्त मंच पर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें तुरंत वहां से बचाकर निकाल लिया था। डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा मुज्तबा खामेनेई के एक बयान के बाद और बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की जनता उनके पिता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेना जारी रखेगी और बदला लेना जनता की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। यह बयान आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम क्रिया के दौरान आया था और अब यह भी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते मुज्तबा खामेनेई पहली बार दुनिया के सामने आने वाले। 28 फरवरी को हुए हमले में घायल होने के बाद से किसी ने मुज्तबा खामेनेई को नहीं देखा था। अगले हफ्ते मशहद में अली खामेनेई की याद में एक कार्यक्रम होने वाला है और यह माना जा रहा है कि अयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
दुनिया ऐसा मान रही थी कि ईरान और अमेरिका किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो हमले हुए हैं उसे देखकर लगता है कि शांति बहाली केवल शब्दों का खेल था। हमने ईरान और अमेरिका के तेवर और ट्रंप की हत्या से जुड़ी खुफिया जानकारी को लेकर इजरायल के राजदूत रुवेन अजार से बात की। When peace was coming, when everybody was trying for a ceasefire, the so-called naysayers said that it will be Israel because of which there will be no peace in the region. But ultimately, it's when Iran and its strikes on the ships crossing Strait of Hormuz. How do you analyze the present situation? Well, first, namaste, and thank you, Shweta, for having me. I think it's very unfortunate that despite the fact that diplomacy was given a chance, the Iranian Revolutionary Guards are trying to completely derail this process by trying to impose a new reality on the world. And it's a reality that is not going to be accepted by anybody, because nobody is going to agree to change the nature of freedom of navigation in the world, and that's exactly what the RGC is trying to do. So you're constantly saying just IRGC. You think there is a distinct wedge between the IRGC and the government of Iran? And the government of Iran is negotiating for peace with the United States, but IRGC is actually controlling how they respond? Absolutely. This is the situation. And, when Khamenei was there, he was the most extreme leader, but he had everybody under his control. Right now, we have a situation in which the Revolutionary Guards are trying to prove that they are in control of the country. They are trying to intimidate the Gulf countries. But you see that at the end of the day, they are intimidated. And if they decide they want to attack again Israel, we are going to retaliate with full force. They know now that they are completely exposed. So I hope that they don't make that mistake again. Israel doesn't have any interest whatsoever to renew the war. But there is a distinct threat to Donald Trump, as there were reports that the Mossad had also said that probably top of the list. Well, we've seen already 2 attempts on the life of President Trump even before he got elected. Well, this guy. So it's not just after the Iran war, you're saying even before that he was. Absolutely. Absolutely. We've seen it. It was out in the news. There were attempts on his life, including one attempt in Mar-a-Lago that was initiated by an Iranian cell. So this is not new. The only thing that is happening now, as I said, that the propaganda war coming from Iran has been pumped up in the context of the burial ceremony of the so-called supreme leader, because they want to create motivation within their own ranks against, for the continuation of the war. But I think that even inside Iran, people are sick and tired of this.